हम सब जानते हैं मणिपुर एक राज्य है। वहाँ पर बहुसंख्यक मैते जाति इम्फाल घाटी में रहती है, जिसको आप और हम मणिपुरी के नाम से जानते हैं। ये जाति असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, म्यांमार में आज भी रहती है। क्योंकि मणिपुर अब एक केस स्टडी बन चुका है, इस वीडियो में हम समझेंगे और एक इश्यू जो मणिपुर व मणिपुरी से संबंधित है। इस वीडियो में हमने बताया क्यों मणिपुर अब एक केस स्टडी बन चुका है। ये वीडियो जरूर देखें। मणिपुर व मणिपुरी से संबंधित ये इश्यू मीडिया में नहीं आता है, इसलिए आम भारतवासी इससे बेखबर हैं। पर यह इश्यू इतना गंभीर है, 4 सरकारों को मुश्किल में डाल देती है, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश, और समाज में असंतोष का कारण भी बनती है। ये इश्यू है मणिपुरी और विष्णुप्रिया मणिपुरी के बीच का रिश्ता। ये विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति मणिपुर, असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश में रहती है। यदि आप ये सोच रहे हैं मैते जाति का नाम चेंज हो जाता है मणिपुर से बाहर, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैते एक जाति है और विष्णुप्रिया मणिपुरी ये भी एक जाति है। मूलतः दोनों हिंदू जातियां हैं। ये एक पेपर है 2019 में लिखी गई है। लेखक यहाँ लिखते हैं, मैते जाति मणिपुर के निवासी और अपनी भाषा को मणिपुरी से पहचान करवाना पसंद कराती है। पर मैते जाति की राय पर अंकुश लगता है जब विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति अपनी जाति के नाम के साथ मणिपुरी शब्द लगाती है और अपनी पहचान मणिपुर से कराती है। दूसरे शब्दों में मणिपुरी का कॉपीराइट मैते जाति मानती है उनके पास है और विष्णुप्रिया मणिपुरी के पास कॉपीराइट नहीं है। इसलिए मणिपुरी शब्द का विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति द्वारा लगाने पर मैते जाति को आपत्ति है। इसके विरोध में ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन AMSU ने अपनी नाराजगी दर्ज करवाई जब असम सरकार और त्रिपुरा सरकार विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति को मान्यता प्रदान करती है। असम सरकार और त्रिपुरा सरकार द्वारा दिए गए स्वीकृति को मैते जाति मैलिशियस कंपेनिंग टू वाइप आउट द मणिपुरी पीपल मानती है। लेखक यहाँ कई पुराने न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स का सहायता लेता है। 2006 में छपी न्यूज आइटम्स द टेलीग्राफ और सिंगा एक्सप्रेस में छपा था। इस रिसर्च पेपर से ये पता चलता है कि पहला, मैते जाति को आपत्ति है विष्णुप्रिया जाति का मणिपुरी शब्द लगाने पर, और वे कोट करते हैं 2006 में छपी न्यूज आइटमों को। दूसरा, इनके बीच का इश्यू कंटेंशियस है। 2016 में डॉक्टर वाई मनोजीत सिन्हा, जो एक रिसर्च स्कॉलर हैं, असम यूनिवर्सिटी सिलचर से एक पेपर पब्लिश करते हैं विष्णुप्रिया मणिपुरी के ऊपर। टाइटल है कंस्ट्रक्टिंग द विष्णुप्रिया मणिपुरी आइडेंटिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड एकोमोडेशन। वे अपने पेपर को इस बात पर एंड करते हैं क्योंकि विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति अपने साथ मणिपुरी शब्द लगाने में सक्षम हो गई है। लेखक चाहता है माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया, सेंसस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम या और कोई सरकारी तंत्र रिवोक एंड नलिफाई एनी ऑर्डर, रिपोर्ट और इंस्ट्रक्शन जिसके कारण ये जाति मणिपुरी शब्द लगाने पे सक्षम हो गई है। फॉर दैट मैटर विद एनी अदर नॉन मणिपुरी कम्युनिटी और लिंग्विस्टिक ग्रुप। आगे वे चाहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इश्यू पर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश से बात करें। The government of India has a moral obligation to raise this issue with the government of Bangladesh, which on the initiative and pressure of the Vishnupriyas has raised questions against the authenticity of the established Manipuri cultural history by way of adding Manipuri to the Vishnupriya. इन 2 जर्नल आर्टिकल्स जो 2019 और 2016 में छपी थी, इससे यह पता चलता है मैतेज व मणिपुरीज को आपत्ति है विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति का मणिपुरी शब्द लगाने पर, या ये बोला जाए विष्णुप्रिया अपने साथ मणिपुरी शब्द का प्रयोग ना करें। इन दोनों जातियों के खान पान, पहनावा, भगवान, समाज का ढांचा सब एक है। एक मैते हिंदू और एक हिंदू विष्णुप्रिया मणिपुरी के बीच का डिफरेंस बस भाषा तक ही सीमित है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इस वीडियो में इनके बीच क्या समानता है उस पर नहीं जाएंगे। पर विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के कुछ गांव हैं जो मैते भाषा बोलते हैं, और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति कहीं नहीं है। मैते के बारे में हम सबको पता है। मैते और विष्णुप्रिया के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा 1970 के दशक में। 1970 के दशक में वहाँ मणिपुर राज्य बन जाता है। यहाँ असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। इस जाति को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और प्रूफ मांगा जाता है, बताओ तुम कैसे मणिपुरी हो। चलिए समझते हैं उस समय क्या माहौल रहा होगा। केपी सिन्हा की लिखी हुई बुकलेट से। नाम है ए नोट ऑन द टर्म विष्णुप्रिया मणिपुरी, पब्लिश हुई थी 1975 में। ये बुकलेट केपी सिन्हा की खुद की लिखी हुई बुक द विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज का शॉर्टर वर्जन है। ये बुक द विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज छपी थी 1960 में। पढ़ते हैं 1975 में छपी बुकलेट से। पहले ही पेज में लिखते हैं, द टर्म विष्णुप्रिया मणिपुरी हैज बिकम एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द मैतेज एंड द विष्णुप्रियास। द मैतेज होल्ड दैट दे आर द रियल मणिपुरीज इनहेबिटिंग द लैंड ऑफ मणिपुर फ्रॉम सेंचुरीज before Christ, while the Vishnupiyas are the descendants of some Bengalis who entered the land only a few centuries back. इस बुकलेट के आखिरी पेज में केपी सिन्हा एक चीज लिखते हैं। केपी सिन्हा संस्कृत के स्कॉलर थे।
ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हमें उस माहौल के बारे में पता चलता है। वे लिखते हैं, The idea behind the term Manipuri is ingrained in the hearts of the Bishnupriyas. They are proud of the Manipuri culture, its dance, kirtana, dress, etc. If in spite of all this, the term Manipuri is robbed of them, they will be cut off from the mainstream of the culture and civilization of Manipur, of which they feel so proud and behind which there is a long tradition. And if the Meiteis consider these factors with a liberal and sympathetic heart, they will find that the Bishnupriyas' love for the term Manipuri is quite reasonable and is not a mere baseless emotion. The Bishnupriyas has every right to use the term Manipuri. If they are not allowed to use the term, we shall have reasons to think that some subversive factors behind are at work. Last sentence को दोबारा पढ़ते हैं. If they are not allowed to use the term, we shall have reasons to think that some subversive factors behind are at work. इसका मतलब ये हुआ कि पी सिन्हा को मैते इंटेलेक्चुअल्स पर शक हुआ था, पर वे पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे थे क्यों कल तक बिष्णुप्रिया और मैते जाति जो मणिपुरी ब्रांड को चला रहे थे, अचानक उसके जाति को इस मणिपुरी ब्रांड से दूर किया जा रहा है। इन दोनों जातियों के रिश्तों को समझने के लिए हमें और पीछे जाना पड़ेगा, 1970 से सीधे 1930। 1936 में मणिपुर के राजा चुराचंद सिंह आए थे असम के आज के कछार जिले में, जहां पर ये दोनों जातियां मैते व बिष्णुप्रिया मणिपुरी रहती है। वहां वे उपस्थित होते हैं निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा के दूसरे सेशन में। अपने आंखों के सामने हो रही महासभा में बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति को न्योता नहीं मिलता है और वे अनुपस्थित रहते हैं, पर इस जाति के कृष्ण कुमार और समरजीत नामक व्यक्ति इसका आपत्ति दर्ज कराते हैं। चलिए पढ़ते हैं 2008 में रतन कुमार सिंह की लिखी गई पीएचडी थीसिस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट अमंग द मेतेज ऑफ कछार, असम एंड मणिपुर। There was another a complaint by the leader of Bishnupriyas, Krishna Kumar and Samarjit, in the absence of the invitation to join the Mahasabha. 1936 में हुई निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा का दूसरा सेशन जो असम कछार में हुआ था, कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, 1934 में मणिपुर के राजा चुराचंद सिंह के संरक्षण में स्थापित निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा का ये पहला सेशन मणिपुर से बाहर असम कछार में 1936 में हुआ था। 1938 आते आते निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा से हिंदू शब्द निकाल दिया जाता है। दूसरा, असम के कछार जिले में आपकपा मारूप नामक एक ग्रुप था जो मैते जाति के बीच काम कर रहा था। उसकी शिकायत मणिपुर के राजा को कर दिया जाता है, इस बात पर कि ये ग्रुप सनातन धर्म के अगेंस्ट काम कर रही है, जिसके कारण समाज में अशांति हो रही है। यहाँ पर यह बोल दिया जाए, सनातन धर्म के देवी देवताओं के अंतर्गत आपकपा कुल देवता का नाम है, जिसको बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति आज भी पूजा करती है। आपकपा मारूप नामक के ग्रुप के मुखिया नाउरिया फुलो या एन फुलो को बुलाया जाता है। वे अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर बोलते हैं कि वे सनातन धर्म के विरोध में नहीं हैं, सिर्फ वो मणिपुरी भाषा में पूजा करते हैं। महासभा को उसके ऊपर लगाए गए आरोप आपत्ति नहीं लगते हैं। तीसरा, बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति को आमंत्रित नहीं किया जाता है। मणिपुरी इतिहास का 1936 में हुई यह अध्याय बिष्णुप्रिया मणिपुरी के लिटरेचर जो अवेलेबल है ऑनलाइन में पाया नहीं जाता है, इसलिए इस महत्वपूर्ण घटना से ये जाति अनभिज्ञ है। पर अगर हम पढ़ते हैं प्रबोध कुमार सिन्हा का पीएचडी थीसिस, वहां पर हमें कारण मिलता है क्यों बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति को 1936 में नहीं बुलाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं। In the census of 1931, the Manipuris were classed under the category of the tribal group, and in a notice issued to the public for information by the Secretary Assam Franchise Committee on March 21, 1932, it was revealed that the Manipuris should invariably be treated as tribal people. This notice created a strong reaction and opposition in Kachar and Surma Valley. Manipuri leaders, both Bishnupriya and Meitei, jointly assembled at a meeting held on June 12, 1932 at Tarapur, Silchar, under the presidency of Kailendra Chandra, to oppose the state government notification and to move to the government to enlist the Manipuris under the category of caste Hindus. 1931 में सेंसस में मणिपुरी को ट्राइबल ग्रुप में रखा जाता है। असम फ्रेंचाइज कमेटी से द्वारा पब्लिक को दी गई जानकारी में ये जारी किया जाता है कि मणिपुरी को ट्राइबल माना जाए, जिसका विरोध ये दोनों जातियां करते हैं। खैलेंद्र चंद्र जो एक मेते थे, उनकी प्रेसिडेंटशिप में एक बैठक बुलाया जाता है जिसमें ये दोनों जातियां उपस्थित होते हैं आज के असम कछार जिले में। इस बैठक का ये उद्देश्य था मणिपुरी को ट्राइबल से हटाकर कास्ट हिंदू में डाला जाए। इसी बीच ये बात भी उठाया जाता है कि बिष्णुप्रिया मणिपुर जाति और मणिपुर को लेकर ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़खानी किया जा रहा है। अब ये साफ नहीं है इन दोनों जातियों के बैठकों में क्या हुआ। इन दोनों जातियों के मेंबर्स अलग अलग हो जाते हैं। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे संवेदनशील मामले में मैते समाज ने सोचा होगा ये विषय मणिपुर के राजा का है, इसलिए वे पीछे हट गए। ये सिर्फ अनुमान है। मैते जाति के मेंबरों का उदासीन रवैया देखकर ये बिष्णुप्रिया मणिपुरी जाति
1932 में सुरमा वैली मणिपुरी एसोसिएशन बनाते हैं और अंग्रेज सरकार पर दबाव बनाते हैं मणिपुरी को ट्राइबल से हटाकर हिंदू कैटेगरी में डाला जाए। आखिर ब्रिटिश सरकार उनके मांगों को मान जाती है। ये सुरमा वैली मणिपुरी एसोसिएशन आगे चलकर 1933 में निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा बनता है। यहाँ एक चीज गौर करने की बात है, विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति का 1933 में ही निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा नामक संगठन स्थापित हो चुका था और सिर्फ एक साल बाद 1934 में मणिपुर के राजा चुराचंद सिंह के संरक्षण में निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा का गठन होता है। आज हम ये सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज का अपना महासभा स्थापित करना मैते जाति को पसंद नहीं आता है। इसलिए जब 1936 में निखिल हिंदू मणिपुरी महासभा का दूसरा सेशन असम कछार में किया जाता है, उस सेशन में विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति को नहीं बुलाया जाता है। अब हम सीधे चलेंगे 1940 इम्फाल घाटी मणिपुर। एन फूलो के समर्थक जो आपक्वा मारूप के नाम से असम के कछार जिले में थे, जब इसकी विचार इम्फाल मणिपुर पहुंचती है मैते जाति के बीच, इसका ब्रांडिंग चेंज हो चुका होता है। अभी मैते मारूप के नाम से इसका सेल्स मार्केटिंग प्रमोशन शुरू हो जाता है। असम के कछार में जहां ये कुल देवता आपक्वा के नाम से था, इम्फाल घाटी पहुंचकर जाति के नाम बदल चुका होता है। आपक्वा मारूप असम कछार में जहां ये हिंदू पूजा पद्धति को मणिपुरी व मैते भाषा में करने की बात कर रही थी, इम्फाल घाटी में पहुंचकर ये प्रचार शुरू कर देते हैं कि मैते जाति का सनातन धर्म से पहले अपना पुराना धर्म था। क्रिश्चियन मिशनरीज जो ब्रिटिश अफसरों के रूप में पूर्वोत्तर भारत में नियुक्त थे, जैसे टीसी हडसन और ए गेट की लिखी गई पुस्तकें बीज बो देती है कि 1800 शताब्दी में मैते जाति कन्वर्ट हुई है हिंदुइज्म में। मणिपुर और महाभारत के बीच का रिश्ता ये सब ब्राह्मणों का दिया गया कहानी मात्र ही है। ऐसे तथ्य आग में घी डालने का काम करती है। इम्फाल घाटी में दो ग्रुप बन जाते हैं, एक सनातन धर्म के पक्षधर और दूसरा जो सनातन धर्म के पहले धर्म को मानते थे। मैते हिंदू मैते मारूप का विरोध करती है। इस विरोध को रिवाइवलिस्ट मूवमेंट से संबोधित किया जाता है। इन दोनों गुटों के बीच वाद विवाद चलता रहता है। अब हम सीधे चलेंगे 1960 और 70 के दशक में। 1960 आते आते नए भारत में मणिपुर यूनियन टेरिटरी बनता है। राज्यों का पुनर्गठन होता है। भाषाओं के माध्यम से ये दो जातियां मैते और विष्णुप्रिया मणिपुरी अब अलग दिखने लगते हैं और पहचान दिखाना शुरू कर देते हैं। वहाँ मणिपुर में शैक्षणिक संस्थानों में अंग्रेजों व क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा 1910 में दी गई विचार जैसे 1800 शताब्दी से पहले मैते जाति का अपना पुराना धर्म था, मणिपुर और महाभारत के बीच का रिश्ता ब्राह्मणों का दिया गया एक झूठी कहानी है और सरकारी ठप्पा लगना शुरू हो जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा ये वीडियो जरूर देखिए। 1960 का मणिपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिश्चियनिटी में इम्फाल घाटी पहुंच चुकी थी। कट्टर हिंदू रहे मैते जाति के बीच चर्च बनना शुरू हो जाता है। उससे पहले क्रिश्चियनिटी बस पहाड़ों तक ही सीमित था। यहाँ पर यह बोल दिया जाए कि क्रिश्चियनिटी पूर्वोत्तर भारत में कॉलोनियल स्कीम के तहत आया था। जहाँ मणिपुर में पढ़े लिखे लोग जो शैक्षणिक संस्थानों में बैठे थे मणिपुर की ट्रू हिस्ट्री लिखने में बिजी हो जाते हैं, वहीं असम के कछार जिले में विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के पढ़े लिखे लोग वे अपने समाज को जागृत करने में लग जाते हैं। वे सरकारों से डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि अपनी मातृभाषा में उन्हें शिक्षा दी जाए और उनकी भाषा को सरकारें स्वीकृत करें। 1961 में हुई सेंसस विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति को हैरानी में डाल देती है जब उनकी जनसंख्या मात्र 15,000 दिखाई जाती है। असम स्थित बराक वैली में अपनी मांगों पर दूसरे जातियों से जन समर्थन लेने में सक्षम हो जाती है। इसमें मैते जाति भी अपना समर्थन दे देते हैं। ये शुरुआती दिन थे। 1960 का दशक मणिपुर की हिस्ट्री में कई मायनों में टर्निंग पॉइंट होता है। आज भी मणिपुर पर कुछ भी विचार व जानकारी है आम भारतवासियों को, ये सब 1960 में ही फाउंडेशन बना दिया गया था। उसका जीता जागता उदाहरण यूपीएससी एग्जाम में देखने को मिलता है। प्री हिंदू मणिपुरी फेथ, एडवेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड द प्रोसेस ऑफ सिंक्रेटिज्म। ये मणिपुरी मॉडल जिसमें हिंदू रहे जाति अपने आप को हिंदुइज्म से पहले वाली धर्म का बात करते हैं, ये मॉडल इतना हिट है पूर्वोत्तर भारत में। इसका अनुसरण कुछ जातियां प्रयोग करती है हिंदू विरोधी व भारत विरोधी गतिविधियों में। मणिपुर में ये मॉडल शान से काम करती है, पर ये ब्यूटीफुल प्रोपेगेंडा है जो मणिपुर में खूब बिकता है और बिकता आया है। अगर हम इस प्रोपेगेंडा का अनुसरण करें तो पाएंगे फिर मणिपुरी रासलीला बॉलीवुड आइटम सॉन्ग ही है, क्योंकि 1800 शताब्दी में अगर हिंदुइज्म आया तो रासलीला तो बॉलीवुड आइटम ही हो सकता है। एकेडमिक नक्सल्स ने ये क्या क्या प्रपंच फैलाए हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। मणिपुर से संबंधित हिंदुइज्म व हिंदूज का जो एकेडमिक प्रोडक्शन है उसको हम मिशनरी स्कॉलरशिप बोल सकते हैं, प्रोपेगेंडा है। इसी दशक में जेएनयू का एक्सटेंशन सेंटर स्थापित होता है जो आगे चलकर मणिपुर यूनिवर्सिटी बनता है। वहाँ ऐसे एकेडमिक नक्सल्स आते हैं जो हिंदुइज्म को मणिपुर के लिए डिस्टर्बेंस लिख रहे थे। मणिपुरी पारंपरिक इतिहासकारों को पौराणिक राइटर्स बता रहे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।
कंप्लीट एंटी हिंदुइज्म और मम ऑन क्रिश्चियनिटी एकेडमिक नक्सल्स का नेक्सस बनता है। बस कमी थी हथियार उठाने की, वो भी हो जाता है। जब मेते जाति का 1966 में आर्म्ड ग्रुप बनता है मणिपुर स्टेट कमेटी के नाम से। 1967 में इसका नाम चेंज हो जाता है मेते स्टेट कमेटी, क्योंकि नागा आर्म्ड ग्रुप्स मणिपुर शब्द पर आपत्ति जता देते हैं। 1960 के दशक में एंटी हिंदुइज्म स्टोरी नहीं बल्कि एंटी मणिपुरी स्टोरी बन चुकी थी। बस स्क्रिप्ट में एक चीज की कमी थी, वो था मेते जाति पर अत्याचार दिखाना है, यानी एट्रोसिटी लिटरेचर तैयार करवाना है। वो भी तैयार हो जाता है जब 1967 में एन खिलचंद्र व इबुंगोल सिंह एकेडमिक नक्सल्स बताते हैं कि हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद मणिपुर के राजा पुराने धर्म की पुस्तकों को जला देता है। उन पुस्तकों को पुया बोला जाता है। चलिए पढ़ते हैं ये पीएचडी थीसिस। In such critical situation, Santadas Mahanta instigated the king Garib Nawaz to collect all sacred books. The king collected all the available books of about 120 sacred puyas of Meiteis and burned them down at Kangla Uttara 1729. Then the old Meitei religion was destroyed. These two events, which took place in 1726 AD and 1729 AD, as known as Kalu Yakhaba and Puya Matheiba, till today in the cultural and religious history of Manipur. इस पीएचडी थीसिस के ऑथर यहाँ कोट करते हैं एन खेलचंद्र और वाई इबुंगहल सिंह के कार्यों को। ये ऑथर बता रहे हैं 1726 व 1729 से मेते जाति इस इवेंट का पालन कर रही है, वो भी कल्चरल और रिलीजियस। आपको ये पता होना चाहिए ये कोई कल्चरल और रिलीजियस नहीं है, ये बढ़िया प्रोपेगेंडा है। पहली बार पुया मथेइबा ऑब्जर्व किया गया था 1978 में, वो भी छुप के, जहाँ गीता और महाभारत को जलाया गया था। दूसरी बार ऑब्जर्व किया गया था 21 जनवरी 1979 में, वो भी ओपनली, जहाँ वे संस्कृत में लिखी सनातन धर्म के ग्रंथों को जलाते थे। 1960 और 70 के दौरान ही विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के प्रमुख संगठन जैसे निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा और आंदोलन परिषद अनशन में बैठते हैं और असम के कछार जिले के डिप्टी कमिश्नर डीसी ऑफिस और एसडीओ को मेमोरेंडम जमा करते हैं। 1960 में बनाए गए सनातन धर्म विरोधी एकेडमिक फाउंडेशन पर 1970 और 80 के बीच कई एनजीओस और पॉलिटिकल पार्टीज बनते हैं जो हिंदू विरोधी व पुराने धर्म के पक्ष में थे। हिंदू पूजा स्थलों को कब्जा करते हैं और दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा को बैंड भी करवा देते हैं। 1970-80 आते आते एकेडमिक्स, पॉलिटिक्स और जमीन में इनका कब्जा हो चुका होता है और तब तक मणिपुर स्टेट भी बन चुका होता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से हिंदू देवी देवताओं और जगहों के नाम के साथ साथ जो हिंदू मान्यताएं थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। ये एक टेबल है जो हमें मिलता है इस पीएचडी थीसिस में। पहले कॉलम में हिंदू पूजाओं के नाम है, दूसरे कॉलम में मेते भाषा में हिंदू देवी देवताओं का नामांकन किया गया है और चौथे कॉलम में ये कब कराई गई। आज 2020 में समझाने की जरूरत नहीं है नाम चेंज क्यों कराया गया। यहाँ सिर्फ नाम चेंज नहीं करवाया गया बल्कि हिंदू भगवानों के मान्यताओं के साथ छेड़खानी की गई है। उसके पीछे के पौराणिक मान्यताओं को रिप्लेस कर दिया गया है। आसान शब्दों में बोला जाए तो एक ब्रांडेड बोतल की लेबल चेंज करा दिया गया है और उस बोतल में दूसरा पदार्थ डाल दिया गया है। ये सब जब मणिपुर में चल रहा था, वहाँ आसाम बाराक वैली में विष्णुप्रिया मणिपुरी सालों साल चले धरना प्रदर्शन सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट आखिर 1975 में कुछ सफलता हाथ लगती है। भारत सरकार ऑल इंडिया रेडियो से 15 मिनट उनकी मातृभाषा में प्रसारण के लिए इन प्रिंसिपल एग्री हो जाती है। ये गौर करने की बात है, जहां 1970-80 का दौर पूर्वोत्तर भारत टेररिज्म से त्राही था, ये जाति हथियार नहीं उठाती है और संवैधानिक तरीके से उसका पालन करते हुए अपना डिमांड सरकार तक पहुंचाती रहती है। पर 15 मिनट वाली खबर मेते जाति के गले के नीचे से उतरती नहीं है। फिर क्या था? The first objection was raised through a letter addressed to the station director, All India Radio, Guwahati, Assam, expressing the wrong inclusion of a Vishnupriya Manipuri program of 15 minutes during broadcasting. According to Chandra Singha, a Meitei respondent, this is due to misrepresentation of facts with respect to Meitei and the Manipuri language. Moreover, he added that there is no community called Vishnupriya Manipuri or Manipuri Vishnupriya into the census report of 1961. मणिपुरी संस्कृति महाभारत, अर्जुन, चित्रांगदा, रासलीला, कीर्तन को वाहक मानते आई ये जाति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। इनके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। इस जाति के इंटेलेक्चुअल्स बिजी हो जाते हैं अपने आप को प्रूव करने में कि उनकी जाति मणिपुर में ओरिजिन हुई है। उनकी भाषा का ओरिजिन उस मिट्टी में हुई है जहाँ महाभारत, पुराण, भगवान श्री कृष्ण की लीला कंकण में बसी है। और वे मेते जाति के साथ साथ मणिपुर से निकल गए थे जब मणिपुर में बर्मिस आक्रमण होता है और आज के असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में तब से बसे हैं। यहाँ पर यह बोल दिया जाए, मणिपुर से संबंधित जितने भी जातियां हैं एक बीमारी अंग्रेजों द्वारा दी गई है और वो भुगत रहे हैं। वो है जातियों के ओरिजिन पर सर खपाना। जातियां कैसे उत्पन्न हुई थी आज 100 साल से ज्यादा हो गया है, चाहे वो मेते हो, विष्णुप्रिया मणिपुरी हो, लोहित जाति हो या और कोई जाति हो।
किसी को भी आज तक वो फॉर्मूला नहीं मिला जिसके कारण ये बताया जा सके कि ये जाति अस्तित्व में आई कैसे, और इनको 1000 सालों के बाद भी इसका उत्तर नहीं मिलने वाला। आम भारतवासी सोच भी नहीं सकता ये बीमारी कितनी पेंडेमिक है। ये इसलिए है क्योंकि अंग्रेज जो आए थे मणिपुर व असम में, यानी आज के पूर्वोत्तर भारत में, उनके लिखे गए पुस्तकों का एक टेम्पलेट हुआ करता था जिसमें वे ओरिजिन के विषय पर लिखते थे, जो आज तक फॉलो किया जाता है। वो टेम्पलेट सेम ही है। ये कॉलोनियल एरा बीमारी है। विष्णुप्रिया मणिपुरी ओरिजिन पर आते हैं। विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति महाभारत अर्जुन बब्रुवाहन के द्वारा मणिपुर में अपना ओरिजिन दिखाने की कोशिश रंग नहीं लाती है। ये हो भी नहीं सकता था। पहला कारण था क्योंकि 1970 और 80 के दौरान एंटी हिंदुइज्म मणिपुर में चरम पर था। जहां महाभारत गीता को जलाया जा रहा हो, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा हो, वहां कहां विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति जो हिंदू है उसके दिए गए तर्कों की दाल गलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था मैते समाज वो नहीं था जो विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति देख रही थी या समझ रही थी। ये जाति अनभिज्ञ थे मैते समाज के अंदर हुए उथल पुथल को समझने में। वे अनभिज्ञ थे 1930 में मैते जाति में क्या हुआ था। हैरानी तो इस बात की है ये सब घटनाएं उनके सामने घटित हुई थी असम के कछार जिले में, जहां ये दोनों जातियां आज भी रहती है। ये इस बात से भी अनभिज्ञ थे कि इम्फाल घाटी में 1940 और 1960 के दौरान मैते समाज 2 ग्रुपों में बट गई थी, हिंदू मैते और दूसरे जो हिंदू धर्म से पहले वाले धर्म को मान रहे थे और उसके तरफ जिनका झुकाव था। इन दोनों ग्रुपों के बीच काफी बहस चली थी। जो हिंदू मैते थे वे ऐसे ही तर्क सामने ला रहे थे जो 1970 और 80 के दौरान विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के इंटेलेक्चुअल्स ला रहे थे, जैसे आज का मणिपुर महाभारत वाला मणिपुर है। जो हिंदू फोबिक ग्रुप था वो बोलते थे महाभारत वाला मणिपुर ये नहीं है, वो कहीं और है, या मणिपुर और महाभारत ये तो ब्राह्मणों का दिया गया झूठ है। विष्णुप्रिया मणिपुरी अपने आप को आर्यन ओरिजिन बता रही थी। यहाँ पर ये ध्यान दिलाया जाना चाहिए कि इनसे पहले मैते हिंदूज यही तर्क देते थे। चलिए पढ़ते हैं एम कीर्ति सिंह की 1971 में लिखी गई पीएचडी थीसिस रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन मणिपुर इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। एम कीर्ति सिंह पहले मैते थे जिन्होंने पीएचडी डिग्री व डीलिट की डिग्री प्राप्त की थी। वे क्या लिखते हैं महाभारत के मणिपुर पर। In the opinion of Autam Babu Sharma and W. Yumjao Singh, the present Manipur is the same as epic Manipur. They tried to prove their contention by the help of philology and astronomy. मैते भाषा व संस्कृत पर क्या लिखते हैं। Oriental scholars like Autam Babu Sharma and W. Yumjao Singh have shown Meitei or Manipuri language and its grammar is based on Sanskrit grammar. Manipuri language contains maximum number of words of Sanskrit origin. Manipuri scholars like Autam Babu Sharma and W. Yumjao Singh hold that the origin of the Meiteis can be traced to the Aryans. They are the descendants of the group of people coming from Mithila. विष्णुप्रिया मणिपुरी अपने आप को बब्रुवाहन का वंशज मानती है। 1908 में लिखी गई टीसी हर्सन की किताब के अनुसार मैते जाति भी बब्रुवाहन को अपना वंशज मानती थी। अगर कोई चाहता है औतम बाबू शर्मा और डब्ल्यू युमजाओ सिंह के कार्यों पर वीडियो बनाया जाए, कमेंट जरूर करें। जहां 1960 और 70 के बीच अपनी मांगों को लेकर विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज चरमबद्ध तरीके से सत्याग्रह में लग जाती है। ऐसे नारे प्रेरणा का स्रोत बनता है और जन चेतना का काम करती है। 1970-80 आते आते असम कछार जिले के कई राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति इस जाति के समर्थन में होते हैं। इसी दौरान विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के संगठन अनशन में भी बैठते हैं। इसी दशक में 1976 में विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के ऊपर पहला पीएचडी थीसिस देखने को मिलता है। इस पीएचडी थीसिस को पढ़ के पता चलता है क्या यथास्थिति रही होगी और क्या सोच व्याप्त था। यहाँ पर पूरा एक चैप्टर है जो इस जाति के ओरिजिन पर लिखा गया है। वहाँ पर बब्रुवाहन के वंशज का उल्लेख मिलता है और वहाँ पर हमें हिंदू देवी देवताओं का बंटवारा होते हुए भी दिखाई देता है। इसी 1970 और 80 के बीच हमें पढ़ने को मिलता है जहाँ केपी सिन्हा लिखते हैं, वी शैल हैव रीजंस टू थिंक दैट सम सबवर्सिव फैक्टर्स बिहाइंड आर एट वर्क। अब चलते हैं 1980 और 90 के बीच इन दोनों जातियों के बीच क्या चल रहा था। जहां 1930 और 40 में ये दो जातियों के गिने चुने लोग अलग अलग बैठक करते थे, मणिपुर में 1980 आते आते मणिपुरी लेवल बस एक भाषा तक सीमित हो जाता है। बड़े आसानी से मणिपुरी का मीनिंग चेंज कर दिया जाता है। एंटी मणिपुरी ताकतें मणिपुरी को भाषा तक सीमित कर देते हैं और बड़े समझदारी से उसकी संस्कृति व कोडिंग पर बिना रोक टोक के प्रहार एक के बाद एक करते रहते हैं। मैते हिंदू और उसकी विचारधारा अब बस शोपीस तक सीमित हो चुका था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और पॉलिटिकल पार्टीज उसके विरोध में थे। रंगमंच में रासलीला चल रहा होता था, पर टेप रिकॉर्डर के कैसेट में चलाया जा रहा था गाना। मणिपुर में 1800 शताब्दी में हिंदुइज्म आया। एक बंगाली ब्राह्मण आकर राजाओं को कन्वर्ट कर दिया। फिर राजा ने पूरी मैते जाति को जबरदस्ती कन्वर्ट करवा दिया। उसने फिर पुराने ग्रंथ जला डाले।
वहीं विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के असम के कछार जिले में बिजी थी धरना प्रदर्शन और अनशन में। डीसी एसडीओ को मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम जमा कर रहे थे कि उनकी मातृभाषा शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई करवाई जाए। आखिर उनकी मेहनत रंग लाती है जब 1983 में असम सरकार ऑर्डर पास करती है कि विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लागू करेगी इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन इन कछार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। जैसा कि होना ही था, इस ऑर्डर को स्टे मिल जाता है जब मणिपुर सरकार ऑब्जेक्शन रेज करती है इस जाति के द्वारा मणिपुरी शब्द के प्रयोग पर। बोखला है विष्णुप्रिया मणिपुरी स्टूडेंट यूनियन फिर से लॉन्च करते हैं मास मूवमेंट असम सरकार के स्टे ऑर्डर को हटाने के लिए। ये चरणबद्ध तरीके से अपना आंदोलन चलाते रहते हैं। जहां इस जाति के लोग प्रदर्शन अनशन में लगे थे, वहीं इंटेलेक्चुअल्स ऐसे लिटरेचर ला रहे थे जो उनकी मातृभाषा को मजबूती दे सके और सुरक्षा कवच प्रदान करे। 1986 में केपी सिन्हा द्वारा पब्लिश होता है बुक एन एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ विष्णुप्रिया मणिपुरी। केपी सिन्हा के ऊपर लिखी गई आर्टिकल में लिखा जाता है, He established in the linguistic world that Vishnupriya Manipuri is an independent language and neither a dialect of Bengali nor a Assamese. He has thrown a security blanket around the language all by himself. 1994 में पूरे देश भर से विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के लोग जमा होते हैं असम के पातारकांदी क्षेत्र में। ये विशाल समारोह असम सरकार और त्रिपुरा सरकार के नजर में आ जाती है। सन 1995 में त्रिपुरा सरकार स्वीकृति दे देती है कि विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा एज ए सब्जेक्ट राज्य के प्राइमरी स्कूलों में लागू किया जाएगा। त्रिपुरा सरकार का यह फैसला असम स्थित विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति को प्रेरित करता है असम सरकार द्वारा स्टे ऑर्डर को हटाने के लिए। ये सरकार पर दबाव बनाती है। आखिर 1996 में असम सरकार मान जाती है टू इंट्रोड्यूस विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ बराक वैली। पर सिर्फ 2 महीने बाद असम सरकार मणिपुर सरकार के दबाव में आ जाती है और फिर से स्टे कर देती है। इस जाति के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, अपने लोगों को जागृत कराते हैं। 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मई 25, 1999 में असम सरकार मान जाती है। अब असम सरकार के निर्णय के विरोध में मेते जाति में गुस्सा और रोष आ जाता है। वे असम सरकार और त्रिपुरा सरकार के निर्णयों के विरोध में आ जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं वेद प्रकाश द्वारा लिखी गई बुक टेररिज्म इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट ए गैदरिंग स्टॉर्म वॉल्यूम 1। It all started with the Assam government announcing its decision in May 1999 to recognize Vishnupriya Manipuri as a language of instruction at the primary level, exceeding the long-standing demand of the Vishnupriya community of the state. The Manipur Chief Minister W. Nipa Macha Singh, reacting strongly, criticized Assam's decision, asserting that the Vishnupriya community was not part of Manipuri community. He emphasized that Manipuri and Vishnupriya were 2 distinct and separate linguistic groups, as the former belonged to the Tibeto-Burman family of the languages, while the latter language was part of Indo-Aryan linguistic group. These scholars did not lag behind the politicians to safeguard the interest of the language and the state. Manipuri Sahitya Parishad of Assam threatened to launch an agitation against the decision. The Manipur government has launched a protest with the centre and asked it to press Mahanta to drop the suffix Manipuri from the term. यहाँ पर नोट करने की बात है, इन दोनों जातियों को अलग दिखाने के लिए मणिपुर के चीफ मिनिस्टर W. निपा मचा सिंह को वेस्टर्न लेंस का प्रयोग करना पड़ रहा है। टिबेटो बर्मन फैमिली ना मैते ने बनाई है और ना इंडो आर्यन फैमिली विष्णुप्रिया मणिपुरी ने बनाई है। दुर्भाग्यवश अब ये दोनों जातियां अपने आप को अंग्रेजों द्वारा दी गई दृष्टि से देखते हैं और प्रदर्शित भी करते हैं। इन दोनों जातियों का विवाद कानूनी गलियारों में भी चले जाता है। 2002 में मणिपुर के गवर्नर ऑर्डर जारी करते हैं कमिटी अगेंस्ट द क्लेम्स ऑफ द विष्णुप्रिया, जिसमें ऑफिशियल मेंबर्स और साथ में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं। एक मेंबर CH मणिहर सिंह एक बुक निकालते हैं, एक क्लेरिफिकेशन ऑन द विष्णुप्रिया इन रिलेशन टू द मणिपुरीज, और एक मेंबर एक बुकलेट निकालते हैं फ्रॉम द पेजेस ऑफ हिस्ट्री द मैते एंड द विष्णुप्रिया। ऐसे ही कुछ प्रयास होते हैं मणिपुर में मैते जाति के बीच विष्णुप्रिया जाति को लेकर। अंततः विष्णुप्रिया के साथ मणिपुरी मुद्दे को मैते जाति सुप्रीम कोर्ट ले जाती है। आखिर 2006 में दी गई जजमेंट के अनुसार विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति अपने साथ मणिपुरी लगाने में सक्षम हो जाती है। इस जीत पर द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर क्या लिख रहा था? मणिपुरी स्टेज विद विष्णुप्रिया। A 2-bench division of the Apex Court, comprising Justice Rama Paul and Justice Dalbir Bhandari, also made it clear that there was nothing wrong if Vishnupriyas continued to use the term Manipuri either as a prefix or a suffix to the nomenclature of the Vishnupriyas. With this verdict, the Supreme Court endorsed Guwahati High Court's judgment delivered on April 9, 1999, approving the inclusion of Vishnupriya linguistic community in the list of the other backward communities in Assam. The case came to the Supreme Court after Manipur government and one K. Kumardhan Singh challenged the Guwahati High Court's verdict in a bid to assert the identity of the Meiteis as the only Manipuri population. They objected to the use of the term Manipuri along with Vishnupriya. इस वीडियो में इन दोनों जातियों का रिश्ता समझने के लिए हम 1930 से चले थे, अब हम 2006 तक पहुंच चुके हैं। अब तक दर्शकों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ये दोनों जातियां टकराव में नहीं आते अगर धार्मिक दृष्टिकोण रखा जाता। मणिपुरी को प्रॉब्लम ना समझकर खुफी माना जाता। ये अनोखी बात है मणिपुरी संस्कृति की
कि ये अवेलेबल है 2 भाषाओं में। यहाँ पर संस्कृति का मतलब खान पान पहनावा नहीं, बल्कि उस मिट्टी से जुड़ी देवी देवताओं के पुरानी कथाओं से संबंधित है। कंप्लीट पैकेज है जिसमें अर्जुन है, महाभारत है, पुरानी ग्रंथ है, जन्म से मृत्यु तक के कर्मकांड शामिल हैं। आम भाषा में बोला जाए तो सनातन धर्म जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है मणिपुरी, उसका कस्टमाइज्ड ग्राफिकल वर्जन है। इसके सब्सक्राइबर वही हैं जो इस सॉफ्टवेयर के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करे, उसे कोड्स को सेफगार्ड और रेस्पेक्ट करे। आज ये सॉफ्टवेयर मणिपुरी 2 लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है, मैते भाषा में व विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा में। हो सकता है आने वाले दिनों में और कोई इस मणिपुरी सॉफ्टवेयर न सिर्फ ग्रहण करे पर उसे कोड्स को सुरक्षित व प्रभावशाली बनाए। ये भी हो सकता है ये 2 जातियां मैते व विष्णुप्रिया मणिपुरी इस मणिपुरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग ना करें। बंगाल मैते क्रिश्चियन, रिलीजन बिफोर हिंदुइज्म के सब्सक्राइबर इसका प्रयोग नहीं करती है और मणिपुरी सॉफ्टवेयर का कोई कॉपीराइट नहीं ले सकता और ना उसके प्रोडक्ट्स का। क्रिश्चियन भरतनाट्यम के तर्ज पर क्रिश्चियन रासलीला नहीं हो सकता। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, पर जाते जाते 1-2 सालों में अचानक विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति पर इंटेलेक्चुअल्स नक्सल्स 2.0 का ध्यान पड़ गया है। अब ये नए तरकीब ला रहे हैं। 1960 और 80 के इंटेलेक्चुअल्स नक्सल्स नहीं रहे, अब ये फिर से नेक्सल्स बना रहे हैं जो हमें नजर आता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, ये इंटेलेक्चुअल्स नक्सल्स इस जाति के पीछे क्यों पड़े हैं? जिन्होंने राजीव मल्होत्रा की बुक द ब्रेकिंग इंडिया पढ़ा है समझ गए होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कारण यह है आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड एंटी मणिपुरी व एंटी हिंदुइज्म एक ग्रुप है जो हमें 1940 के बाद मणिपुर में नजर आता है और जिसका सिक्का अभी भी चल रहा है, एकेडमिक्स में, पॉलिटिक्स में, ग्राउंड में, सब्सक्राइबर्स के रूप में। ये जो विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति है इस ग्रुप की कहानियों को नहीं मानती है, जैसे हिंदुइज्म का 18वीं शताब्दी में मणिपुर में आना, मणिपुरी को संस्कृति से काटकर भाषा तक सीमित कर देना। इस वीडियो में बताया गया है इस ग्रुप के पहले टारगेट थे मैते हिंदूज। मैते हिंदूज सिंध से बाहर कर दिया गया है, अब वे बस कन्वर्जन का सोर्स बनकर रह गए हैं या शोपीस बनकर रख दिया गया है, रासलीला करते रहे। इसलिए ये जाति इस ग्रुप के आंखों में किरकिरी बनी हुई है और अभी भी ये जाति 100% हिंदू है। इस जाति के ऊपर आने वाले समय में और भी आक्रमण होंगे। जाते जाते मणिपुर व विष्णुप्रिया मणिपुरी में ये फर्क दिखाई देता है। 2009 में ये पीएचडी थीसिस जमा होता है, एडवेंट ऑफ ए कास्ट, द इमर्जेंस एंड रोल ऑफ ब्राह्मण्स इन मणिपुरी सोसाइटी, जिसमें ब्राह्मणों को मणिपुर व मैते समाज से बाहर दिखाया जाता है। इसमें लेखक लिखते हैं जो ब्राह्मण आए थे मणिपुर में वे नकली ब्राह्मण थे। और उसी वर्ष 2009 में और एक पीएचडी थीसिस जमा होता है, द स्टडी ऑफ द हरि भक्त विलासा एंड इट्स रिलेवेंस टू विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी, जिसमें लेखक हरि भक्ति विलासा नामक स्मृति को कैसे पालन करती आई है वे लिखते हैं। आज के दिन मैते जाति अपनी परेशानी से जूझ रही है। कुछ हम जानते हैं और कुछ सामने नहीं आई है, कुछ अंदरूनी है और कुछ बाहरी है। वहीं विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति आज भी असम में अपनी कुछ डिमांड सरकार से कर रही है। यह था मणिपुरी व मैते जाति और विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के बीच का रिश्ता। कहीं समझ में नहीं आया हो कमेंट जरूर करें। मणिपुर से संबंधित और भी वीडियोज हैं वो जरूर देखें।